गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं जनवरी 2024 की मंथली मैगजीन इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 3 को, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पुलिस से रिफॉर्म्स रिलेटेड क्या क्या होने वाले हैं, उसके अलावा जुडिशरी में हमें क्या क्या चाहिए, क्योंकि पॉलिटी पे ये क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से, जो कि है महाराष्ट्र स्पीकर वर्डिक्ट इन शिवसेना MLA डिस्क्वालिफिकेशन केस। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्यों है अभी, केस क्यों अभी ये न्यूज़ में है, क्योंकि महाराष्ट्र की असेंबली के जो स्पीकर है उन्होंने रिसेंटली ये रूल्ड आउट किया है कि जो यहाँ परफेक्शन किया गया था चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के द्वारा और रियल शिवसेना से, दोनों राइवल ग्रुप जो जून 21 2022 में निकले थे, उसकी वजह से रूल निकाला गया है और डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया है एंटी डिफेक्शन के अंदर। चलिए समझते हैं अब ये है क्या। सबसे पहले स्पीकर की वर्डिक्ट क्या थी। स्पीकर ने बोला है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनके पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो एकनाथ शिंदे को पार्टी की लीडरशिप से यहाँ पर हटा सके, ऐसा उनके पास नहीं था। दूसरा हम देखेंगे कि रिजेक्टेड पिटीशन की गई है। स्पीकर ने डिसमिस कर दिया था पिटीशंस को जो उद्धव ठाकरे के द्वारा यहाँ पर फाइल की गई थी कि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है फैक्शन की वजह से मेंबर्स का, वो शायद एंटी डिफेक्शन के अंदर में आता है, तो इसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया। स्पीकर ने और भी जो पिटीशंस थी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उनको भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे किसी डिफायंस पार्टी के विप के अंदर अलग से निकाली गई। और स्पीकर ने ये भी डिसमिस किया कि जो शिंदे फैक्शन हुआ है या फिर जो अदर मेंबर हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उद्धव फैक्शन से, वो यहाँ पर विप को सर्विस नहीं दे रहे। उनका जो रिस्पॉन्स था विप के अंदर, उसको अगर वो उनकी बात नहीं भी मान रहे हैं तो भी उसके ऊपर कोई स्पीकर ने एक्शन नहीं लिया। अब इतना बार बार विप आ रहा है, बार बार हम देख रहे हैं कि एक्चुअली में विप होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। विप एक ऐसा ऑफिशियल या फिर पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑफिशियल होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है फ्लोर लीडर के द्वारा। अब पॉलिटिकल पार्टी, अब ये क्या होता है, आप एक क्लास में हो, आप एक क्लास के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट हो 50, और आपका टीचर जो कि लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का, वो एक क्लास मॉनिटर को या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर चुन देता है, और वो कहता है कि सभी के ऊपर जो भी मेरी कम्युनिकेशन होगी वो तुम्हारे थ्रू इन सब तक जाएगी। अब ये होता है विप का काम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। इनका जो विप होता है, उनको जो भी रूल्स हैं, जो भी पार्टी के यहाँ पर कोई भी स्टेटस लेना है या पार्टी को कोई भी वोटिंग करनी है, वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है विप के द्वारा। और अगर आपने विप की बात को नहीं माना है तो वो क्या होगा, 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन के मामले के अंदर मान दिया जाएगा, या फिर पार्टी के अंदर ये होगा, डिफेक्शन तो ना भी आए लेकिन पार्टी खुद में उनको रिमूव कर सकती है अगर विप की बात यहाँ पर नहीं मानी जाएंगी तो। अब देखिए 10th शेड्यूल वही है एंटी डिफेक्शन कानून के अंदर, एंड इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट की बातें हो रही है। स्पीकर ने ऑब्जर्व किया है कि जो 10th शेड्यूल है वो इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट के अंदर नहीं आता है। अब देखिए 10th शेड्यूल है क्या, एंटी डिफेक्शन, और एंटी डिफेक्शन का क्या होगा, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलू, यानी कि जब कोई पार्टी से निकल कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाएगा तभी उसको माना जाएगा कि डिफेक्शन हुआ है। अगर आपकी पार्टी के अंदर विप की कोई बात नहीं मान रहा है तो उस पर हम 10th शेड्यूल को नहीं लगाएंगे, रेदर क्या होगा, आप खुद से अपनी पार्टी के हिसाब से उनसे सीट ले लीजिए। ये स्पीकर के द्वारा बोलना था। इशू क्या हुआ है चलिए देखते हैं। नवंबर 2019 में शिवसेना के जो लीडर थे उनका नाम था यहाँ पर महाविकास अघाड़ी, जो कि मिस्टर उद्धव ठाकरे थे, यानी कि ये जो हेड है महाविकास अघाड़ी के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र यहाँ पर स्वॉन किया। और उसके बाद MBA ने एक अलायंस बनाई शिवसेना के साथ में, नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में, तीनों ने मिलकर अलायंस से अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। जून 2022 में क्या होता है कि जो एकनाथ शिंदे है, जो कि शिवसेना के यहाँ पर लीडर हैं, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में और भी जो उनके MLAs थे उनके साथ मिलकर यहाँ पर रेबल कर दिया अगेंस्ट शिवसेना। अब ये देखने को काफ़ी बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आपके लीडर हैं उन्हीं लीडर को लेजिस्लेटिव के साथ में कुछ MLA रेबल कर देते हैं, तो यहाँ पर शिवसेना ना आकर के आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए MVA, उनके खिलाफ ये क्या कर देते हैं, रेबल कर देते हैं।
ठाकरे ग्रुप जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को इनिशिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पार्टी के बारे में बातें नहीं मान रहे हो, विप की बातें नहीं मान रहे हो, रेबल कर रहे हो। जब आप रिबेलियन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पार्टी रूल्स। अब ये क्या हुआ, रेबल ग्रुप को यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीजर को यहाँ पर शुरू कर दिया गया। मिस्टर शिंदे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और डिस्प्यूट जो हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग से रिलेटेड उसके ऊपर सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच को बिठाया जाता है जिसमें 12 दिन के अंदर जो ग्रुप है उनको ब्रीदिंग टाइम दिया गया कि जो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस मिला है डेप्यूटी स्पीकर से, जो उस समय पे एक्टिंग स्पीकर थे, उनसे कि अब वो 12 दिन तक उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। नॉर्मल जो टाइम होता है रिस्पॉन्स का वो डिस्क्वालिफिकेशन का केवल 7 दिन का होता है। शिंदे ग्रुप फिर चाहते हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के पास जो कि भगत सिंह है, कोश्यारी, और वो उनको बताते हैं कि उनका जो विड्रॉवल है कि वो एमवीए की अलायंस के साथ में अब सपोर्ट नहीं देना चाहते, वो उससे हटना चाहते हैं। गवर्नर कहते हैं कि ठीक है हम फ्लोर टेस्ट करवा लेते हैं, यानी कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस का टेस्ट, कि अब नो कॉन्फिडेंस टेस्ट करवा लेते हैं। अगर यहाँ पर मेजोरिटी रहती है जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे उनकी गवर्नमेंट के पास में तो वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, अगर मेजोरिटी उनके साथ से चली गई तो दोबारा से हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा अपोजिशन का लीडर है और जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है या तो उसको यहाँ पर लीडर बनाया जाएगा या दोबारा से क्या होगा, इलेक्शन होंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट करवाया और हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो गवर्नमेंट है वो स्टिल सपोर्ट उनको मिल जाता है महाराष्ट्र लेजिस्लेचर की तरफ से, ये भी हो जाता है। फिर जो ठाकरे फैक्शन है वो फ्लोर टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं कि हम लोग ठीक है हमारा जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है वो अभी हम ना देंगे, और सुप्रीम कोर्ट में उसको क्या कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। बट कोर्ट रिफ्यूज़ कर देता है, कोई स्टे नहीं लगाता है, और बिना सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाए हुए जो ऑर्डर होता है फिर क्या होता है कि फ्लोर टेस्ट होता ही होगा। अब अगस्त 2022 में एक 3 जजेस के बेंच के पास में केस को रेफर किया जाता है जहां पर 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता है। पहले क्या था, 3 जजेस का बेंच था जिनके पास ये पूरा केस चल रहा था। अब क्या हुआ, 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ये चला गया। फरवरी 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो शिवसेना एंड द पार्टी को एक एरो और बो के नाम से यहाँ पर क्या देते हैं, सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं। जुलाई 2023 में ठाकरे शिवसेना अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और वो महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर से डिसाइड करने को बोलते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन है वो टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, यानी कि जितना टाइम 2 महीना 1 महीना उतने टाइम के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाए। अभी तक स्पीकर उनकी नहीं सुन रहे हैं। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र असेंबली को ये ग्रांट किया कि स्पीकर को केवल और केवल 10 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन के ऊपर काम करेंगे, एड्रेस करेंगे उसको या नहीं करेंगे। जनवरी 2024 में महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर यहाँ एकनाथ शिंदे के द्वारा जो फैक्शन किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा एकनाथ शिंदे का, वो रियल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहते हुए और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है यहाँ पर 55 एमएलए के साथ में 55 एमएलए में से 37 एमएलए के साथ वो हम देखते हैं कि यहाँ पर मेजोरिटी के साथ में ही किया गया। अब ये जो पिटीशन है इसके ऊपर एडजुकेटिंग करते हुए स्पीकर ने ये भी कहा कि ये 3 पैरामीटर पे किया गया है। पहला पैरामीटर क्या था, शिवसेना की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खुद में पार्टी का, दूसरा उसकी लीडरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरा क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव मेजोरिटी भी अभी भी है। फिर हम देखते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर डिफेक्शन के आधार पे होता तो कैसे होता। अगर ग्राउंड फॉर डिफेक्शन चाहिए तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई मेंबर वॉलंटरली कहता है कि मैं अब पार्टी का यहाँ पर मेंबर नहीं रहना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर 10th शेड्यूल। दूसरा हम देखते हैं कि कोई वोटिंग नहीं करता है, जो पार्टी डायरेक्शन देती है, कॉन्सेंट देती है, अगर उसके साथ वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो वो भी डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। पावर टू डिस्क्वालीफाई किसके पास होती है, पहली पावर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में, जो कि यहाँ पर डिसाइड किया जाता है चेयरमैन के द्वारा, और दूसरी पावर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि डिसाइड करते हैं चेयरमैन और स्पीकर का क्या रोल है। चेयरमैन जहाँ होंगे वहाँ पर होगा राज्यसभा, और हम देखते हैं स्पीकर जहाँ होंगे वहाँ होगा लोकसभा। अगर किसी स्टेट के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो काउंसिल के जो हेड होंगे वो होंगे चेयरमैन, और हम देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हेड होंगे वो होंगे स्पीकर। तो यही हमारा स्टेट में भी होगा, यही हमारा यूनियन में भी होगा।
जुडिशियल रिव्यू क्या इस पे हो सकता है, डिसीजन जो है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है नहीं आता है, वो बिल्कुल हो सकता है। 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी काहितो होलोआन वर्सेस जायचो लियू के केस के अंदर कि हाँ इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि अपनी पावर्स के अंदर रहते हुए हुआ है या नहीं हुआ है। ये केस जो है बहुत सारे लीगल सवाल उठाता है। अभी तक हमने इसकी हिस्ट्री समझी, काफ़ी खिचड़ी जैसी इसकी हिस्ट्री है कि कैसे कब क्या हो रहा है, कभी वो फ्लोर टेस्ट में आकर देते हैं, कभी वो इधर से उधर जा रहे हैं, कोई रिबल कर रहा है, कोई साथ में नहीं आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें लीगल प्रॉब्लम क्या क्या, खास करके जब एंटी डिफेक्शन लॉ की इफेक्टिवनेस की बात हो रही है कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी है यहाँ पर या नहीं है। देखिए सबसे पहले डिफेक्शन की बात करें तो डिफेक्शन का हमें पता है 10th शेड्यूल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पर एक लेजिस्लेचर के बारे में बात की जाती है कि जब भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लेजिस्लेचर अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसकी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद में उनको नहीं रखना चाहती है, चेंज करना चाहती है, या वो पॉलिटिकल पार्टी से दूर हटना चाहता है, तो वो डिफेक्शन के मामले में आ जाएगा। पनिशमेंट क्या है डिफेक्शन की, लेजिस्लेचर जो डिफेक्ट होता है यानी दल बदल करता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, तो उसकी जो सीट है यहाँ पर पार्टी के अंदर, चाहे वो दूसरी पार्टी में जाए या फिर चाहे वो इस पार्टी में हो, वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई मान ली जाएगी, उसको कहीं पर भी सीट नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 52वां अमेंडमेंट होता है 1985 के अंदर, और फिर पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 52 1985 के अंदर, जिसमें 10th शेड्यूल को डाला गया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, तो बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही जाते रहते थे। कभी एमएलएस जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो दूसरे दिन उनको कोई और खरीद लेता था, जिसको हम देखते हैं कि हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पर बोला जाता है कि कैसे अलग अलग खरीद के या फिर मना के ऐसा होता था। फिर हम देखते हैं कि इसी में एग्जाम्पल दिया गया कि 1967 में एक हरियाणा बेस्ड जो एमएलए हैं उन्होंने 3 बार पार्टी को बदला अपनी को, और वो भी केवल और केवल एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर। और इसी से एक पॉपुलर फेज आया जो जाना जाता है आयाराम गयाराम के नाम से, कि कभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, कभी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है। तो इसी वजह से एंटी डिफेक्शन कानून को लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में, ताकि ये जो डिफेक्शन होते हैं पॉलिटिकल पोटेंशियल जो करप्शन की वजह से, उनको रोका जा सके, ख़त्म किया जा सके। चैलेंजेस क्या क्या है एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन के सामने? सबसे पहले स्पीकर का रोल बहुत बड़ा है और इसी वजह से ये एक चुनौती भी बन जाता है। स्पीकर यूजुअली जो होता है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है, और जब ये रूलिंग पार्टी के मेंबर है तो इनके कंसर्न जो होंगे, हमेशा ये सवाल उठता रहेगा कि ये इम्पार्शियल है या नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है या नहीं है। कहीं ना कहीं वो उनका झुकाव जो होगा, बायसनेस जो होगी, वो थोड़ी बहुत रूलिंग पार्टी की तरफ रह सकती है। इसी वजह से कई बार देखा गया है कि बहुत सारे जो डिसीजन मेकिंग होती है, खास करके जब बात आती है रूलिंग पार्टी की, तो उनमें डिलेज बहुत जगहों पे, खासकर स्टेट असेंबलीज में काफ़ी जगह पर देखा जाता है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसी का एग्जांपल महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर में भी हम देख सकते हैं कि कैसे जब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को यहाँ पर डाला गया, तो राइवल जो फैक्शन है शिवसेना का, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एडजुडिशरी फंक्शन को कि कैसे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ उनको यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेचर के हाथ में ये कानून नहीं आएगा, और उन्होंने ऐसा बोला जबकि ये उन्हीं के हाथ में था। दूसरा हम देखते हैं कोर्ट के इंटरवेंशन करना पड़ता है बहुत सारे केसेस में, खास करके अभी जो मल्टीपल अथॉरिटीज़ है और उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है, वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम प्रोसेस को थोड़ा सा या तो कन्फ्यूजन भरा बना देती है, या फिर जो डिसीजन मेकिंग पावर स्पीकर के अंदर इनिशियली डाली गई है उनके ऊपर जुडिशियल इंटरवेंशन हो जाता है। जब बात आती है कि कोई हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है पॉलिटिकल लीडर, तो वो पावर भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में यहाँ पर डाल देती है। तीसरा हम देखते हैं लूप होल क्या क्या है कानून के अंदर, यानी कि आप कानून के अंदर ही कुछ ऐसे लूप होल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर ध्यान से किया जाए तो आप इस सज़ा से बच सकते हो। एंटी डिफेक्शन कानून के अंदर लूप होल्स क्या क्या, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि एक इंस्टेंस हुआ था मार्च 2020 के अंदर, एक ऐसी घटना हुई जिसमें 20 सीटिंग एमएलएज ने एक साथ रेजिग्नेशन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर की में इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। अब ऐसा करने के बाद भी ये जो एमएलए है इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया मैम?
अभी तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए था, नहीं लगा। रीज़न क्यों नहीं लगा? क्योंकि इन्होंने दोबारा से किया, और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर आप 2/3 ऑफ जो MLAs यहाँ पर निकल जाते हैं बाहर, तो उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। यानी कि पार्टी से अगर मान लीजिए कितने मेंबर है, 100 मेंबर, और एक साथ 66 मेंबर या 67 मेंबर ऐसे हैं जो पार्टी को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, तो एंटी डिफेक्शन कानून वहाँ पर नहीं लगता है। ये एक लूप होल है। दूसरा देखते हैं, लेंदी प्रोसेस है कि डिसक्वालिफिकेशन करना काफ़ी लेंदी हो जाता है। उस पीरियड के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो कंटिन्यू करता रहता है प्रोसीडिंग के अंदर, चाहे वो वोट करता हो, चाहे वो कोई डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी एक काफ़ी सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। अब इसका क्या सुधार हो, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इंश्योर करना होगा कि स्पीकर जो है वो न्यूट्रल रह सके। अब जो स्पीकर है वो ये इंश्योर करो कि वो इम्पार्शियल रहे, फ्री रहे पर्सनल बायसेस से, और मोर ट्रांसपेरेंट रह सके, और उसकी जो स्पीकर की यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, परसेप्शन है, न्यूट्रलिटी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग को लेकर वो भी यहाँ पर हो। दूसरा क्या है, दिनेश गोस्वामी कमेटी बैठाई गई थी 1990 के अंदर, और उन्होंने इसको सजेस्ट किया था कि जो पावर है लीगल इशू के डिस्क्वालिफिकेशन की, वो एक्चुअली में स्पीकर या चेयरमैन के पास में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो नहीं लिखा था, ये तो हमने अमेंडमेंट के अंदर 1985 के अंदर जो 50th यहाँ पर अमेंडमेंट होता है उसी में हमने देखा कि ठीक है ये आएगा। तो अभी यही है कि इस पावर को स्पीकर के पास में छोड़ो ही मत। 1990 में ही ये बहुत 5 साल के बाद ही पता चल गया था, बल्कि ये जो पावर है इसको गवर्नर के पास में या प्रेसिडेंट के पास में देना चाहिए, और वही एडवाइस के ऊपर खासकर इलेक्शन कमीशन की इसमें एडवाइस ली जाए, ताकि इम्पार्शियलिटी जो है वो देखी जा सके डिसीजन बनाते टाइम, यानी कि कोई बायसनेस ना हो किसी के प्रति। यहाँ पर ऐसा ना दिखाई दे कि कोई व्यक्ति किसी को रूलिंग पार्टी से है इसी वजह से वो बायसनेस कर रहा है, तो ऐसा ना हो, इनजस्ट ना हो। दूसरा है, कौन सी कमेटी, इसका नाम हमेशा याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी कमेटी। दूसरा यहाँ पर है, रिव्यू एंड अमेंड द एंटी डिफेक्शन लॉ। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, जिसमें आइडेंटिफाई करने की बात की कि लूप होल्स को जो यहाँ पर कानून में उनको रेक्टिफाई किया जा सके। अब यही कमेटी है दिनेश गोस्वामी कमेटी, जो कि 1990 में आती है और रिकमेंड करती है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविज़न है उसको लिमिट किया जा सके, खास करके जो मेंबरशिप यहाँ पर वॉलंटरली दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, या फिर वोटिंग से जो मेंबर कंट्रार कर रही हैं, नहीं मान रहे हैं। पार्टी ने कोई डिसीजन की थी कि आपको यहाँ पर इस चीज़ के लिए वोट करना है, लेकिन वो इसको वोट नहीं कर रहे हैं, उसके अपोजिट में वोट कर रहे हैं, कंट्रेरी जा रहे हैं। तब क्या होगा कि इस में रिलेशन के अंदर एक मोशन ऑफ वोट कॉन्फिडेंस करवाना चाहिए, और नो कॉन्फिडेंस या फिर मनी बिल वगैरह जो है, या प्रेसिडेंट के एड्रेस के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें वोटिंग के ऊपर ये वाले कानून नहीं लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए? किसी का हो सकता है कि उनका डिफरेंट ओपिनियन है किसी चीज़ के ऊपर, तो हाँ, जहाँ पर पार्टी को नुकसान हो रहा है वहाँ पर आप वोटिंग के अधिकार बिल्कुल समान रखिए, लेकिन जहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। तीसरा हम देखते हैं कि कैसे इथिक्स को स्ट्रेंथन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एथिक्स कमेटी हैं उनको एम्पावर करना है, उनको मजबूत बनाना होगा, ताकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक प्रोएक्टिव रोल यहाँ पर निभा पाए, खास करके डिफेक्शन को स्क्रूटनाइज करने के लिए, उसके ऊपर सख्त कड़ी नज़र रखने के लिए, सजा देने के लिए, और जो बर्डन है यहाँ पर स्पीकर के ऊपर वो भी इससे घट जाए। फर्दर जो डिफेक्टर हैं उनको बेयर कर देना चाहिए कि वो बिल्कुल ही किसी भी चीज़ पे ना बैठे, चाहे वो पब्लिक ऑफिस है उनको वो भी ना मिले, उनको वोट करने का अधिकार ना मिले गवर्नमेंट के किसी भी काम में। और जो यहाँ पर कमेटी बैठाई गई थी, कमीशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन 2002 में, वो भी ये कहते हैं कि पब्लिक इथिक्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, री इन्फोर्स कर देना चाहिए। फोर्थ हम देखते हैं, बात कर रहा है टाइम बाउंड प्रोसीडिंग की। कहा जा रहा है कि एक ऐसे मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए जो टाइमली रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात करें। जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग हो रही है वो समय के साथ में हो जाए, कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन अभी सेट करनी चाहिए। अभी स्पीकर के पास खुद का ये टाइम होता है कि उसके पास कोई टाइमलाइन लिमिट नहीं है, वो जब चाहे जितने दिन में चाहे तब फैसला ले सकता है। तो इसी वजह से एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होनी चाहिए, चाहे 3 महीने की हो, 10 दिन की हो, 20 दिन की हो, तो वो एक टाइम लिमिट यहाँ पर सेट करनी चाहिए। और जो जुडिशियल रिव्यू है उसको भी अगर अनड्यू डिलेज हो रहे हैं उसकी
की वजह से, तो उसको भी अगर अलो कर देना चाहिए कि वो भी यहाँ पर आए अच्छे से और जल्दी से ही ये मामला जो है वो निपटे। दूसरा हम न्यूज़ की तरफ जाते हैं जो कि है पुलिस रिफॉर्म। रिसेंटली एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है पुलिस ऑफिसर्स के, डायरेक्टर जनरल जो है पुलिस लेवल के, उनके लेवल पे, और उन्होंने इंडिया के अंदर जयपुर में वो हुई है जहाँ पर अलग अलग डीजीपी जो आए हुए थे और उन्हीं ने बातें की कैसे पुलिस के अंदर यहाँ पर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और क्या क्या न्यूज़ के अंदर है, सबसे पहला है स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइजेस। देखिए एक्सरसाइज जो हुई थी वो एम करती है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसिंग सिचुएशन है इंडिया के अंदर, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस रखते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनके एजेंडाज क्या क्या है, तो उन चीज़ों के ऊपर बातें की गई हैं इस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा हम देखते हैं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया गया, जैसे कि नेसेसिटी ऑफ चेंजिंग लॉज, क्या ज़रूरत है यहाँ पर कानूनों को बदलने की, उन पे बात हुई। फिर कुछ पनिशमेंट हैं ऐसी जिनको इंक्रीज़ कर देना चाहिए, कुछ फाइन्स लगाना चाहिए, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी घटनाएं होती है जिनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, तो इन पे भी डिस्कशन किए गए हैं। एम क्या रहा है कॉन्फ्रेंस का, एम था कि जो चैलेंज पोज हो रहे हैं अभी पुलिस के सामने, खास करके टेक्नोलॉजीज़ के बढ़ने की वजह से, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको एड्रेस करना है कि इनका समाधान कैसे हो। दूसरा कुछ टेंजिबल एक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि कोई सिचुएशन हो जाती है तो उस पर आपको काम कैसे करना है। अब हम बात करते हैं पुलिस इन इंडिया की सिचुएशन है क्या। देखिए पुलिस एक ऐसी फंक्शनरी है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर यहाँ पर काम करती है। हमें पता है हमारी रोज़मर्रा के जीवन के अंदर पुलिस का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, खास करके शांति बनाए रखने में, पीस बनाए रखने में। ये कानून को इन्फोर्स करते हैं, कानून और जो लॉ है टेरिटोरियल जरिस्डिक्शन के अंदर, जो जो इनकी टेरिटरी है उसके अंदर ये शांति बनाए रखते हैं, कानून जो भी उनको लागू करते हैं। प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है पुलिस की, प्राइमरी ड्यूटी यही होती है कि जो लोगों का जीवन है या प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करे, जैसे कि वायलेंस होता है, इंटिमिडेशन होता है, कोई ऑप्रेस कर रहा है, शोषण कर रहा है, डिसऑर्डर हो गया, तो इन सारी घटनाओं से पुलिस का काम होता है कि इनको बचा के रखे। कभी कभी पुलिस एज अ लिंक की तरह भी एक्ट करती है, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या है लोगों के पास में अपने साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, इसी तरह से पीपल भी डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो पुलिस एक ऐसी संस्था है जो यहाँ पर गवर्नमेंट और पीपल लोगों के बीच में लिंक बिठाती है, और जो भी कानून होते हैं, जुडिशरी होती है, प्रोसिक्यूशन होता है, उससे कनेक्टेड रहती है। पोजीशन कहाँ है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसके 7th शेड्यूल के अंदर और आर्टिकल 246 के अंदर भारत का संविधान ये बोलता है कि पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है वो यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर रहेंगे, स्टेट के अंदर ये मिलती है। अब हम बात करते हैं कि मेजर इश्यूज हैं क्या क्या जिनके ऊपर कॉन्फ्रेंस में बात की। पहली जो मेजर इशू था वो था सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स से रिलेटेड, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर इन्फर्टिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्मगलिंग होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ जो कि सिग्निफिकेंट थ्रेट डालती है इंडिया के ऊपर। दूसरा है साइबर थ्रेट, जबकि लगातार डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है तो उसी के साथ साथ इंडिया के साइबर अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डाटा ब्रीचेज हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे अलग अलग इशू और दिखाई देते हैं। तीसरा हम देखते हैं जो कि है रेडिकलाइजेशन। देखिए जो रेडिकलाइजेशन के अंदर राइज हो रहा है वो भी पोटेंशियल थ्रेट है टेररिज्म के खिलाफ में, आतंकवाद की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको कोई वीडियो बना रही हूँ, कोई और आपसे कोई वीडियो बना रहा है, आप उनकी बातों को सच मान लेते हो, बिल्कुल सुनने लग जाते हो, धीरे धीरे आपका जो माइंडसेट है ब्रेन वॉशिंग होना लग जाता है, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, आप एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा उग्रवादी किस्म के हो जाएंगे, उस पर यकीन करेंगे। तो ये ज़्यादा हो पा रहा है और ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा है क्योंकि मोस्टली लोग अब क्या है इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। फोर्थ हम देखते हैं कि फ्रॉडलेंट इश्यूज भी हो जाते हैं, आइडेंटिटी खासकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चोरी कर लिया जाता है और उन्हीं के आधार पे बैंक से या फिर कुछ और जो फ्रॉड्स वगैरह हैं वो किए जा रहे हैं, जो कि एक अगेन प्रॉब्लम है। फिर कुछ ऐसे थ्रेट हैं जो एआई से भी अमर्ज हो रहे हैं। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है एआई का बहुत सारे सेक्टर्स में, वो साथ साथ चुनौतियां ला रहा है और साथ साथ अवसर लेके आ रहा है, लेकिन चुनौतियां जो हैं उनको भी ख़त्म करना ज़रूरी है, उनको भी जो मेलिशियस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उस पर भी काम करना यहाँ पर पुलिस की जिम्मेवारी हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, सेंटर और
स्टेट की जब पुलिस की बात आती है तो स्टेट में देखिए क्या होता है कि पुलिस ऑर्डर का काम होता है यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना, पुलिस को प्रिजन्स वगैरह जो है उसको भी यहाँ पर मेंटेन करना। सेंटर के अंदर पुलिस का क्या काम है कि वो स्टेट्स का जो एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करें, उनको वहाँ पर सुरक्षित रखें। दूसरा जो सेंट्रल के पुलिस फोर्सेस होती है उनकी डिप्लॉयमेंट करें, कहाँ कहाँ पे उनको लगाना है। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ट्रेनिंग वगैरह वो भी काम यहाँ पर सेंटर के द्वारा करवाया जाता है। दोनों ही क्या क्या करती हैं, दोनों ही यहाँ पर स्टेट की पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस हो क्रिमिनल लॉ का काम करती है और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। अब हम असली सवाल पर पहुंचते हैं जो कि है नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म। क्यों ज़रूरत है पुलिस के अंदर रिफॉर्म करने की। पहली बात है ओवरबर्डन पुलिस फोर्सेस, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तो ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर आंकड़े बताए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग लगभग जो पब्लिक पुलिस रेशो है यानी कि पब्लिक को अगर हम देखें और उसके रेशो में यहाँ पर पुलिस को रखें तो हम पाएंगे कि लगभग 152 यानी कि 152.80 लाख पर्सन के ऊपर यहाँ पर एक पुलिस होती है जो कि बहुत ज़्यादा है। और रिकमेंड कितना गया है, यूनाइटेड नेशन के अंदर रिकमेंड किया गया है कि अगर 1 लाख लोग यहाँ पर हैं तो उनके ऊपर कितने पुलिसमैन होने चाहिए, 222 पुलिसमैन होने चाहिए। हमारे यहाँ पर कितने हैं, 1 लाख के ऊपर हमारे यहाँ पर है 152.80। तो ये आंकड़ा यानी कि कम है, तो इनको क्या करो, बढ़ाओ। पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग पब्लिक जो है वो पुलिस से डरती ज़्यादा है। देखिए अभी तक वो भरोसा नहीं जम पाया, कॉन्फिडेंस नहीं आया है, खास करके पब्लिक इमेज जो बनी हुई है वो अनफेवरेबल रहती है हमेशा। इसके लिए सेकंड AMRC जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने भी ये नोट किया है कि जो पब्लिक पुलिस रिलेशन है वो अभी फिलहाल अनसेटिस्फैक्ट्री है और उसका कारण यही है कि पुलिस में बहुत ज़्यादा करप्शन दिखाई देता है, इनएफिशिएंट है, काम टाइप पे नहीं होता है, पॉलिटिकली पार्टीशियन है, कभी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है और अनरिस्पॉन्सिव है। जब ज़रूरत होती है तो रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं है। इन्हीं के ऊपर काम करना है और इसी की वजह से पब्लिक के अंदर जो व्यू बना हुआ है, नज़रिया बना हुआ है, वो खराब है। तीसरा हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को लेकर क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जब ऑपरेशनल फ्रीडम की बात होती है तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी क्या हो। देखिए जब सेंटर और स्टेट पुलिस फोर्सेस दोनों की ही बात आती है तो दोनों को ही यहाँ पर उनका जो कंट्रोल किया जाता है और सुपरिटेंडेंस जो होता है वो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में, चाहे वो सेंटर के हो या स्टेट के हो। यानी कि आपके जो चीफ मिनिस्टर होंगे वही इन पे ध्यान रखेंगे या होम मिनिस्टर जो होंगे उनका काम होगा कि वो यहाँ पर स्टेट में पुलिस को संभालें। अब सेकंड ARC इस पे भी कुछ बोलती है। सेकंड ARC बताती है कि जो कंट्रोल किया जाता है पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा, खास करके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो पास्ट में ज़्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो पुलिस है उसके ऊपर पर्सनल अनडूली का इन्फ्लुएंस हो रहा है और उनको कभी कभी पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से उनको खुद में से ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या फैसला करें और क्या काम करें। कुछ यहाँ पर सेंटर स्टेट के इश्यूज भी हैं, जैसे कि डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है सेंटर और स्टेट के कुछ स्टेट्स में, खास करके इंडियन पुलिस सर्विसेज को लेकर जब बात आती है, IPS को लेकर जब बात आती है, क्योंकि एक परमानेंट इरिटेंट चाहते हैं, कुछ स्टेट चाहते हैं कि हमारे अंदर ये रहे और या फिर कुछ स्टेट चाहते हैं कि ठीक है हमें इनको चेंज कर दिया जाए। चलिए पुलिस को थोड़ा सा समझते हैं कि अभी तक हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो कैसे आया, उसकी क्या क्या यहाँ पर रिफॉर्म के बारे में भी बात की गई। सबसे पहले एक कमेटी बैठती है जो कि है कमीशन बिठाया जाता है 1981 में, जिसको जाना जाता है नेशनल पुलिस कमीशन के नाम से। फिर 1998 में आता है राइबेरियो कमेटी, 2000 के अंदर आती है पद्मा भाया कमेटी, 2002-2003 के अंदर माली मत कमेटी, 2005 के अंदर आती है पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी, 2006 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देते हैं प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि पुलिस के सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लेकर आओ, सुधार लाओ। 2007 के अंदर आती है सेकंड ARC रिपोर्ट और 2015 में आता है पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी 2। अब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, हो सकता है कि यहाँ पर मेन से सवाल पूछ लिया जाए।
तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मॉडर्नाइजेशन के लिए। देखिए सेंटर और स्टेट दोनों ही जो फंड्स हैं, पैसा जो देती है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए स्टेट पुलिस को या फोर्सेस को, वो कभी कभी कम होता है। ना ही पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही जो पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन है वो इतना अच्छा हुआ है, ना ही उनके लिए जो परचेज होता है वेपनरी का, कम्युनिकेशन का, व्हीकल्स का, वो भी पूर्ण तरीके से उनको मिल पाता है। तो अंडर वैल्यूड है। उनकी जो यहाँ पर तनख्वाह होती है वो भी कम है। इसी वजह से ये भी माना जाता है सेकेंड ARC के अकॉर्डिंग भी कि उनकी जो यहाँ पर हम बात करते हैं वेजेस के, उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि जो करप्शन है वो कम हो सके। हाउएवर परसिस्टेंट प्रॉब्लम ये देखी जा रही है अंडर यूटिलाइजेशन की मॉडर्नाइजेशन फंड में, कि फंड मिल भी जाता है तो उसका जो उपयोग है वो कम किया जाता है, अंडर यूटिलाइज वो रह जाता है। फिर लिमिटेड डाइवर्सिटी भी है पुलिस फोर्सेज में। इवन ऑल इंडिया परसेंटेज देखें तो वुमन जो है, औरतें जो है पुलिस फोर्सेज में, वो इम्प्रूव हो रही हैं। पिछले 10 साल से लगातार इम्प्रूव कर रही है। पहले वो 5.87 थी 2013 में, और अब परसेंटेज 11.75 तक बढ़ गई है 2012 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। 2022 में अगर हम देखें तो कहाँ से हमें ये आंकड़े मिले हैं? होम मिनिस्ट्री ये हमें आंकड़े दे रही है। लेकिन फिर भी ये बहुत कम मात्रा है कि पुलिस के अंदर सिर्फ 11.75% ही वुमेन है, और हम देखेंगे कि दूसरी तरफ यहाँ पर 89.25% कौन है? सिर्फ मेल ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है पुलिस फोर्सेस इंडिया में। वेपन्स वगैरह उनके पास कम है, फंडामेंटल कम्युनिकेशन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़िया नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ क्राइम, देखिए अब क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स क्राइम होने शुरू हो गए, इकोनॉमिक फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, डीप फेक जैसी AI के साथ में पुलिस के लिए चैलेंज बन गई हैं संस्थाएँ, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी जो लैक करती है पुलिस के पास, वो भी एक प्रॉब्लम इनके अंदर है। क्या क्या सुधार किए जाए या वे फॉरवर्ड क्या हो? सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। देखिए सेकेंड ARC ने और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने ये ऑब्जर्व किया है कि एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो केसेस है पुलिस के मिसकंडक्ट के, कि पुलिस ने अच्छे से व्यवहार नहीं किया है, गलत काम किया है, तो उनके ऊपर वो जांच कर सके। एग्जाम्पल भी दिया गया है यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें SI एक ऑफिस है जो पुलिस कंडक्ट के ऊपर भी ओवरसी करता है। जब उनके पास कंप्लेन आती है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, SI ऑफिस एक न्यूयॉर्क सिटी पुलिस में भी है, जिसमें सिविलियन कंप्लेंट रिव्यू बोर्ड के नाम से जाना जाता है। जो पुलिस मिसकंडक्ट अगर होता है ऑफिसर्स का, केसेस का, तो उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि रीइंफोर्समेंट करने की ज़रूरत है सिटीजन्स के सामने। जो पुलिस हमारी है उसकी इमेज को दोबारा से हमें उसको पॉजिटिव बनाना होगा, ठीक करना होगा। अब देखिए क्या हो सकता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है पुलिस स्टेशन लेवल पे, खास करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने में, एडवांस इन्फॉर्मेशन देने में, और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, डिजास्टर रिलीफ होता है, उसको देने में। फिर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट करवाए जा सकते हैं विलेज लेवल पे, सिटीजन पुलिस कनेक्शन बढ़ाया जा सकता है, और जो बॉर्डर विलेजेस है उसके अंदर तो ये और भी ज़्यादा मदद कर देगा, ताकि बेटर जो कम्युनिकेशन है लोकल पॉपुलेंस के साथ में वो हो सके। कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल लाने की ज़रूरत है। इसमें क्या होगा कि कम्युनिटी पुलिसिंग रिक्वायर होनी चाहिए। देखिए पुलिस का जो काम है कम्युनिटी के साथ में मिलकर, ताकि वो कम्युनिटी लोगों के साथ में मिलकर क्राइम को प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके। सबसे ज़्यादा क्राइम से प्रॉब्लम किसको होती है? आम जन को। आम लोग परेशान होते हैं। जब आप उन्हीं के साथ में एक कनेक्शन बनाएंगे, उन्हीं को बोलेंगे कि आप हमें यहाँ पर डिटेक्ट करवाइए, आप हमारे साथ मिलिए, तो ये ज़्यादा अच्छा जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिजॉल्व करने में मदद करेगा। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या सेंस ऑफ सिक्योरिटी है पुलिस के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, वो भी हम देख पाएंगे, इससे और ज़्यादा अच्छी होगी। फिर बात होती है मॉडल पुलिस एक्ट की फॉर्मुलेशन की। प्राइमरली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में कि वो एक नया पुलिस एक्ट लेकर आए, या फिर जो एक्ट बनाए गए हैं उनको यहाँ पर अमेंड करे, और ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट बनाया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ये काम कर सके कि क्या क्या सुधार हो। फिर स्मार्ट फोर्स होनी चाहिए, यानी कि पुलिस जो है उसको स्मार्ट फोर्स बनाओ। स्मार्ट की यहाँ पर क्या दी गई है? डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ऐसे सेंसिटिव भी हो साथ में। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो स्मार्ट है लेकिन सेंसिटिव नहीं है। दोनों ही काम बहुत अच्छे से होने चाहिए, उनको समझना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा साथ में मॉडर्न होनी चाहिए और मोबाइल भी हो। और तीसरा यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है उसके प्रति भी वो अलर्ट रहे, रिलायबल रहे, रिस्पॉन्सिव हो, टेक्नो सेवली हो, ट्रेंड हो अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए। अदर वे क्या कर सकते हैं? एजुकेशन और ट्रेनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जा सके तो बहुत बेहतर होगा।
सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनको कुछ टाइम निकालना चाहिए ट्रेनिंग करवाने के लिए, एजुकेशन करवाने के लिए जो हमारे जूनियर यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, ताकि वो भी सेंसिटिव भी हो सके और साथ में चीज़ों को अच्छे से समझ भी सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वो स्टेट्स में हो चाहे वो कंट्रोल हो। यहाँ पर पुलिस फोर्सेस का जब वो नेशनल स्टैंडर्ड एंड कोऑर्डिनेशन की बातें करें तो जितना हो सके डिसेंट्रलाइज करो। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि सेंटर में ज़्यादा पावर हो, एक ही आदमी के पास ज़्यादा पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कि हर छोटी इकाई के पास यहाँ पर पावर को रखा गया है, तो हर छोटी इकाई के पास में पावर यहाँ पर रहनी चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रोंगर इथिक्स, खास करके जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है उसको प्रमोट करना होगा, और जो पॉलिटिकल प्रेशर है इंश्योर करने का फेयर एंड अनबाइस लो इन्फॉर्मेंस का, वो भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। यहीं पर आज की हमारी जो वीडियो वो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली 6 AM पर। कोशिश करेंगे कि हमारी जो मंथली मैगजीन है उसकी वीडियोस यहाँ पर आपको उपलब्ध होती रहें। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।